पाठशाला के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी क्या मशीन है। चुनाव जीतना हो तो इस मशीन को देखो। ये मशीन और इसका संगठन किस तरीके से काम करता है, संघ से जो इनकी ट्यूनिंग है वो कितनी अच्छी है। इसके अलावा मोदी की सरकार कितना अच्छा चल रही है। आपने जो कहा 3S, संघ, सरकार और तीसरा क्या बोला था आपने? संगठन। 2024 के चुनाव के बाद कुछ ऐसा हुआ है कि जो संघ बीजेपी का एक रिश्ता था 2014 और 24 के बीच, वो रीसेट हो रहा है। एवरीथिंग इज नॉट गुड बिटवीन द यूपी चीफ मिनिस्टर एंड द सेंट्रल लीडरशिप। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये कलेक्टिव विजडम है आज की तारीख में लगभग सभी का। जून 15 या 16 को ये इवेंट होता है और राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री खड़े हुए हैं और कहते हैं कि आप हमारे अहिरवाल इलाके को इग्नोर नहीं कर सकते। अहिरवाल माने साउथ हरियाणा। तो मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर भी इतना बड़ा कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं बन पाया जो शायद बीजेपी चाहती होगी। पहली बार क्या कोalition सरकार चला रहे हैं, इसलिए मुझे मोदी जी भी इतने एक्टिव नहीं दिखते, अब एट द फोरफ्रंट इतने नहीं दिखते हैं। तो एक्टिव और कितने एक्टिव हो जाएं? इस बार का मुझे अब एक हेडलाइन पॉलिसी बता दीजिए कि हाँ ये मोदी जी का ये अब तो सारे चुनाव उस पे चल रहे हैं, डीबीटी पे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। 2100 रुपए दे दो महिलाओं को, चुनाव जीत जाओ। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय। मेरे साथ हैं डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के, और आप देख रहे हैं एक और एपिसोड जिसका नाम है द रेड माइक पाठशाला। पाठशाला के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। अब ऐसे बहुत बात होती है बीजेपी के बारे में। बीजेपी के बारे में जब बात होती है तो ये बताया जाता है कि क्या मशीन है। चुनाव जीतना हो तो इस मशीन को देखो। ये मशीन और इसका संगठन किस तरीके से काम करता है, संघ से जो इनकी ट्यूनिंग है वो कितनी अच्छी है। इसके अलावा मोदी की सरकार कितना अच्छा चल रही है। ये सारी चर्चा का विषय बनती है। ये इन तीन स पर बीजेपी अपने आप को आंकती रहती है और बीजेपी को लोग आंकते रहते हैं। ये तीन स क्या है? स नंबर 1 संगठन, स नंबर 2 संघ और स नंबर 3 सरकार। लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि 2024 के बाद इन तीनों स में भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा क हो गई है। क माने कमजोर। डॉक्टर बत्रा के साथ आज इसी चीज पर बात करेंगे। डॉक्टर बत्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं चाहूंगा शुरुआत में आप दर्शकों को ये बताएं कि आज हम कवर क्या करने वाले। आपने जो कहा 3S, संघ, सरकार और तीसरा क्या बोला था आपने? संगठन। संघ, सरकार और संगठन। यस। और उसमें क से आपने कहा कमजोर और क से कंफ्यूजन। तो ये जो तीन आपने आउटलाइन किए ना संकेत, आज का जो एपिसोड है वो थोड़ा अनलाइक पाठशाला होगा, क्योंकि यूजुअली हम पाठशाला में बहुत सारा डेटा, ग्राफ, चार्ट, मैप लेकर आते हैं। आज एक सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। इसमें कोई आंकड़े नहीं है, लेकिन एक सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं जो अपने आप में हमें एक ट्रेंड बताते हैं। वो ट्रेंड क्या है? पहली बात, मैं एक आउटलाइन दे रहा हूं, उसके बाद हम हर एक में डाइव करेंगे। पहली बात, आज की तारीख में जो बीजेपी की राज्य इकाइयां हैं जहां पर इनडिसिप्लिन की बिल्कुल कोई स्कोप नहीं होता था 2024 से पहले, वहां पे तकरीबन मैंने जो लिस्ट किए हैं 8 से 10 राज्यों से डिसेंट या तो साफ दिख रहा है या वो पनप रहा है। दूसरा, हम बात करें संघ और बीजेपी, जिसे मैं कह रहा हूं द संघ बीजेपी रीसेट। 2024 के चुनाव के बाद कुछ ऐसा हुआ है कि जो संघ बीजेपी का एक रिश्ता था 2014 और 24 के बीच, वो रीसेट हो रहा है। वो इक्वेशंस बदल रही हैं और उस चर्निंग में कहीं ना कहीं एक सोर्स ऑफ कंफ्यूजन बन रही है। उसके बारे में भी बात करेंगे। और आखिरी, सरकार, क्योंकि ये एक पहली ऐसी सरकार है मोदी जी की जो वो मेजॉरिटी में नहीं चला रहे हैं, तो ये सरकार पिछले एक साल में क्या वो परफॉर्मेंस दे पाई है जो पिछली 2 एनडीए सरकारों ने दी थी अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी, जहां कहने को तो वो एनडीए सरकारें थी लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो बीजेपी सरकारें थी। लेकिन ये पहली ट्रू एनडीए सरकार है इन तीनों टर्म्स में। तो ये आज की आउटलाइन है। बिल्कुल डॉक्टर बत्रा, आइए अब एक एक करके इन तीनों चीजों के बारे में बात करते हैं और आपको क्यों ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन हुआ है। क्योंकि
अपनी मैसेजिंग में, अपनी बातचीत में तो ये कंफ्यूजन बीजेपी नहीं दर्शाती है, लेकिन ऐसा क्या दिखाई दे रहा है आपको जो बीजेपी दुनिया को नहीं दिखाना चाहती? तो सबसे पहले शुरू करते हैं संगठन से। संगठन से लेकर के आप क्या बात बताना चाहेंगे? क्यों कंफ्यूजन और कमजोरी है संगठन में बीजेपी? मैं राज्य की इकाइयों से शुरू करूंगा संकेत, और मैंने आपको जैसा कहा कि राज्य की इकाइयां जो डिसिप्लिन हो गई थी मोदी जी के पीएम बनने के बाद। देखिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में डिसेंट पहली बार हो रहा है। हम अगर 90 की दशक की बात करें, जब शायद आप रिपोर्टिंग आपने शुरू करी होगी, तो उस समय वाजपेयी जी और कल्याण सिंह, इनकी काफी ठनी रहती थी आपस में। उसके बाद आप 2000 के दशक में आइए, एक ऐसा पूरा नाटकीय ढंग से, अगर आपको याद होगा कि बीएस येदियुरप्पा कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री थे, वो अप इन आर्म्स हो गए थे बीजेपी के हाईकमांड के सामने। ये कोई नया नहीं है, लेकिन 14 के बाद क्या हुआ कि जब सेंट्रल लीडरशिप इतनी सॉलिड हो गई कि बीजेपी की पहली फुल मेजॉरिटी सरकार आई, तो उसके बाद पार्टी को ऐसे टेक ओवर किया गया सेंट्रल कमांड द्वारा कि अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे तब हमारी गुड बुक्स में है, नहीं रहेंगे तो गुड बुक्स में नहीं है। और उसमें क्या सीनियर लीडर और क्या जूनियर लीडर, ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हमको मिले जिनका हमें नाम भी नहीं पता था, एट द एक्सपेंस ऑफ एक्सपीरियंस लीडर्स, जिन्हें साइडलाइन कर दिया गया। तो अगर हम एक बाय एक करके इकाइयों पर ध्यान देते, उत्तर प्रदेश अगर हम शुरू करते, ये तो आपने पूरा एक एपिसोड भी किया था मुझे लगता है एक जर्नलिस्ट के साथ अभी कुछ दिन पहले, जहां ये साफ है कि एवरीथिंग इज नॉट गुड बिटवीन द यूपी चीफ मिनिस्टर एंड द सेंट्रल लीडरशिप। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये कलेक्टिव विजडम है आज की तारीख में लगभग सभी का। जिस एपिसोड का उल्लेख डॉक्टर बत्रा कर रहे हैं वो है वरिष्ठ पत्रकार मनोज राजन त्रिपाठी जी का। मैं चाहूंगा कि दर्शक अगर इच्छुक हों तो वो द रेड माइक के प्लेटफॉर्म पर जाकर के देख ले, जिसमें वो बहुत क्लियरली ये बता रहे हैं कि किस तरीके से योगी बनाम केंद्र, योगी बनाम अमित शाह, ये लड़ाई थी, है और आगे भी अभी रहेगी। ये नहीं मालूम है कि कब सुलटेगी। डॉक्टर बत्रा। और उसके बाद अगर आप मार्च महीने में देखें संकेत, मार्च के महीने में एक एमएलए है यूपी में, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है और उनके खिलाफ शो कॉज नोटिस होता है। अब यूपी की पॉलिटिक्स ऐसी है कि वहां एक सीएम है, एक डेप्यूटी सीएम है। डेप्यूटी सीएम को कहा जाता है कि सेंटर का सपोर्ट है, सीएम को शायद इतना नहीं है। टू कॉम्प्लिकेट मैटर्स, यूपी में पिछले साल लोकसभा में परफॉर्मेंस बहुत खराब रही बीजेपी की अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, और 27 में चुनाव आने वाला। तो ये है यूपी का रैप अप। अब दूसरा राज्य वो जहां मैंने लास्ट ईयर बहुत ट्रैवल किया, हरियाणा। हरियाणा में इस समय, और ये प्रॉब्लम ये है कि ये सब चीजें हमें क्यों कंपाइल करनी पड़ रही, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में इन पर बहुत कम जिक्र है। मुझे याद है जब यूपीए का जमाना था, तो जब मनमोहन सिंह मुख्य प्रधानमंत्री थे भी, तब अगर कांग्रेस में जरा सी भी विस्पर हो जाती थी किसी स्टेट इकाई में, तो बहुत बड़ी न्यूज आइटम बनती थी। आज की तारीख में ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस वजह से अच्छा, ये हमें टॉपिक मिल गया चर्चा करने के लिए, और मुझे लगता है कि ये जो हम ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं, थैंक यू बोलना चाहिए सबको, थैंक यू बोलना चाहिए। ये तो भला दूसरा हो बड़े बड़े चैनलों का कि उन्होंने ये नहीं किया और हम लोगों को एक मौका प्रदान किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। जी डॉक्टर बत्रा। अब मैं आपको ले चलता हूँ हरियाणा में जून के महीने में। हरियाणा में देखिए टसल क्या है। हरियाणा में 3-4 बड़ी कम्युनिटी ग्रुप्स हैं। एक है जाट ग्रुप जो बीजेपी के साथ नहीं है, जो कांग्रेस के साथ थे इस चुनाव में। दलित ग्रुप हैं, वो बटे हुए रहे। एक है जो नॉन जाट ओबीसी प्लस अपर कास्ट, वो यूजुअली बीजेपी के साथ रहे हैं पिछले कई सालों से। वो जीटी रोड का जो बेल्ट हमने बात की थी, साउथ हरियाणा की बात की। अब साउथ हरियाणा पर फोकस करते हैं। साउथ हरियाणा बीजेपी स्वीप करती है, और ये दिख भी रहा था हमको जमीन पर पिछले साल जब हम गए थे। वहां राव इंद्रजीत सिंह जो कांग्रेस से ही इंपोर्ट किए गए हैं, उनका दबदबा बहुत जबरदस्त है। वो इस समय अभी केंद्र में मंत्री हैं। उनकी बेटी अपना चुनाव जीत कर आई है हरियाणा में, साउथ हरियाणा से। लेकिन उन्होंने जून के महीने में हरियाणा के मुख्यमंत्री को स्टेज पर कह दिया कि आप हमारे इलाके को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इलाके ने आपको इतनी सीटें दी जिसकी वजह से आपकी सरकार बनी। नायब सिंह सैनी। और ये सिर्फ एक इंसिडेंट है, और भी चीजें चल रही हैं राव इंद्रजीत सिंह के आसपास। मैं ये नहीं कह रहा वो सरकार गिरा देंगे या सरकार गिर जाएगी। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो मर्मर्स हैं, ये मर्मर्स पहले इनका जो डेसिबल वैल्यू था वो लगभग 0 था, लेकिन आज ये सामने आ रहे हैं।
तो ये जो मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ ये जून 16 की बात है। और जून 16 में को ये इंसिडेंट, ये इवेंट होता है, जून 15 या 16 को ये इवेंट होता है और राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री खड़े हुए हैं और कहते हैं कि आप हमारे अहिरवाल इलाके को इग्नोर नहीं कर सकते। अहिरवाल माने साउथ हरियाणा, यादवों का इलाका, और ये राव इंद्रजीत सिंह उसी समाज से आते हैं। तो ये है हरियाणा आपके। ठीक है, अब अगला प्रदेश, अगला है पहाड़ी इलाकों में ले चलते हैं आपको, जहां पे कुछ समय से बुरी ही खबरें आ रही हैं। केदारनाथ वगैरह आप ट्रैक कर रहे होंगे। उत्तराखंड, देखिए उत्तराखंड में आपको याद होगा संकेत 2021 में जो पावर ट्रांजिशन हुआ था ना, वो बहुत शेकी था। 1 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने देखे। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, फिर तीरथ सिंह रावत, उसके बाद फिर पुष्कर सिंह धामी। और पुष्कर सिंह धामी अगेंस्ट ऑल ऑड्स एंड थैंक्स टू कांग्रेस की अपनी इनएफिशिएंसी की वजह से 22 का चुनाव जीत गए, हालांकि अपनी सीट से हार गए। ये याद रखिए, पुष्कर सिंह धामी सिटिंग सीएम अपनी सीट से हार गए, लेकिन बीजेपी जीत गई। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी भी शायद, आज जो अब एमपी बन चुके हैं, मतलब जो 2017 से 21 तक मुख्यमंत्री थे, वो शायद अभी भी खुश नहीं है। तो ये बात मैं आपको जो बता रहा हूं वो इसी साल की बात है, अर्लियर दिस ईयर। और यहां पे इलीगल माइनिंग को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा में एक वक्तव्य दिया और कहा कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे राज्य में, जबकि ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकार की है। तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहना मुझे लगता है कि ये भी एक चीज दर्शाता है सरकार जो पर सवाल उठाने जैसा हुआ है। लेकिन भाई ये कितना आज की डेट में केंद्र पूरी तरीके से पुष्कर धामी को सपोर्ट करता है। देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, इन दोनों ही जगहों से 2022 में एक खबर आई, और वो खबर ये थी कि इधर पुष्कर धामी हारे और उधर डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य भी डिप्टी सीएम हो करके सिराथू से हारे। दोनों अपनी अपनी पोजीशंस पर वापस थे, हारे हुए होने के बावजूद। यस, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। और दोनों ही केंद्र के चहेते हैं। और पुष्कर सिंह धामी संकेत बीजेपी के वो पॉलिसीज को इनिशिएट कर रहे हैं जो उनके पेट प्रोजेक्ट्स हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो उसको एक लेबोरेटरी बनाया गया है उत्तराखंड को इन पॉलिसीज के लिए। वहां पे अगर आपने लिव इन को रजिस्टर कराना पड़ता है आपको उत्तराखंड में, अब ये नई पॉलिसी आई है। तो ये सब चीजें जो बीजेपी कहीं और शायद नहीं टेस्ट करवा पा रही थी, उन्होंने उत्तराखंड में टेस्ट करी है। तो एक भी एक कारण हो सकता है कि पुष्कर सिंह धामी इतने चहेते हैं, और या ये कह सकते हैं क्योंकि वो चहेते हैं इसलिए वो कर रहे हैं। खैर, कहने का ये मतलब है कि उत्तराखंड में जितना दूर से दिखता है बीजेपी की चकाचौंध, क्योंकि मैं दिल्ली मेट्रो में बहुत सफर करता हूं, मुझे यूपी के बाद अगर किसी के बैनर दिखते हैं तो वो उत्तराखंड के दिखते हैं। सबसे पहला दिल्ली सरकार का दिखता है ऑफ कोर्स, फिर यूपी। अब तो दिल्ली सरकार के कम हो गए हैं, जो मुझे लगता है वो चर्न चल रहा है कि अब नए बैनर छपवाए जा रहे हैं, पर यूपी बहुत दिखता है, उत्तराखंड बहुत दिखता है। उत्तराखंड, मैं आपको ताजुब होगा, अभी एक फिल्म देख करके आया सितारे ज़मीं पर, और उसमें मैंने गिनना शुरू किया था, 15 के बाद तो आई लॉस्ट द काउंट, इतने उत्तराखंड के ऐड चले पूरी फिल्म भर में, स्टार्टिंग में, इंटरमिशन में, इतना ऐड। और अगर आप उत्तराखंड की न्यूज फॉलो करेंगे, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है अनूप न्योटियाल, इनका मैं ट्विटर हैंडल फॉलो करता हूं, आप पाएंगे उत्तराखंड के मुद्दे कुछ और ही हैं। पर्यावरण का बहुत मुद्दा है वहां पर, ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रैफिक का बहुत मुद्दा है, पलायन का बहुत मुद्दा है। तो ये सब चीजें अभी कहीं छिप जाती हैं। अभी 1.5 साल बाद जब चुनाव होगा तो शायद फिर सामने आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए उत्तराखंड भी मेरी इस लिस्ट में है। नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट तो बहुत रिसेंट संकेत, तेलंगाना में नियुक्ति हुई नए बीजेपी प्रेसिडेंट की, और वहां पे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल लीडर है। लोग उन्हें फायर ब्रांड कहते हैं, मैं उन्हें फायर ब्रांड नहीं कहूंगा, मैं उन्हें कंट्रोवर्शियल कहूंगा। और वो ऐसे व्यक्ति हैं जो बोल जाते हैं, बस स्लिप हो जाता है उनके मुंह से, या जानबूझ के स्लिप होता है या स्लिप हो जाता है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन फायर ब्रांड का मतलब मेरे दिमाग में कुछ और है। अगर आप भड़काऊ भाषण दे रहे हैं तो वो फायर ब्रांड नहीं है, वो कंट्रोवर्शियल है। तो उन्होंने रिजाइन किया है पार्टी से, और इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि जो नियुक्ति हुई है तेलंगाना में प्रेसिडेंट की, पार्टी प्रेसिडेंट की, उससे वो अग्री नहीं करते। फिर देखिए कि ये 2024 से पहले ये मंजर हमने कब देखा है। बड़े बड़े मुख्यमंत्री हटाए गए, शिवराज सिंह चौहान तक को हटा दिया गया, रमन सिंह को हटा दिया गया, वसुंधरा राजे को हटा दिया गया। जहां लग रहा था कि बवाल कटेगा वहां नहीं कटा। करेक्ट, और अगर कटा भी तो ऐसे कटा कि हमें पता नहीं चला और कट गया।
और इसके लिए लोकसभा में राजस्थान और उत्तर प्रदेश के रिजल्ट देखिए। दैट इज ट्रू। तो ये हमने तेलंगाना कर लिया, उत्तराखंड कर लिया, हमने उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर दी और हरियाणा के 4 स्टेट्स। और ये 4 मतलब ठीक ठाक, एक साउथ का स्टेट जहां आप पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, एक हरियाणा जिसमें आप इतनी बार थर्ड टाइम यू हैव बीन सक्सेसफुल, वहां आपका ये हाल है। यूपी जहां के बिना तो भाई आपका 2024 का स्कोर ही लो हो गया। अभी अगर यूपी फायर कर जाता तो बल्ले बल्ले हो जाती, एनडीए की सरकार नहीं होती, बीजेपी की सरकार होती, विद लिटिल बिट ऑफ, मतलब एनडीए वाले होते, गार्निशिंग, वो गार्निशिंग लगती है। हाँ। तो अब और कोई संगठन के रूप से एक और है ना, दक्षिण में ही कर्नाटका बहुत बड़ा केस है, जहां येदियुरप्पा जी के पुत्र को प्रेसिडेंट बनाया गया, और अब बहुत खुला डिसेंट है उनके खिलाफ। और इस समय अगर आप देखिए, कल न्यूज आई कि बीजेपी ने नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए हैं, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल, मतलब नए मतलब कई रिपीट भी किए गए हैं, बट नए मतलब नियुक्ति हुई है, बट कर्नाटक में डिसीजन नहीं आया है। तो कर्नाटका में बहुत बवाल कट रहा है अंदर अंदर। ये मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस की आप हेडलाइन को हटा देगी, कांग्रेस भी कोई बहुत अच्छा, इट्स नॉट पेंटिंग इटसेल्फ इन ग्रेट कलर्स, चाहे वो बेंगलुरु का स्टैम्पीड हो, चाहे वो डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो, हेडलाइन वहां की बन रही है। जबकि कायदे से बीजेपी का जो केस है वो और ज्यादा अक्यूट है कि वो सत्ता में भी नहीं है, उन्होंने एमपी की सीटें भी हारी हैं, उनका अलायंस पार्टनर जेडीएस भी पता नहीं वो अगले बार उनके साथ जाएगा नहीं जाएगा, उनकी लीडरशिप भी क्लियर नहीं है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस देती है मुद्दा और मेन स्ट्रीम मीडिया तैयार रहता है कांग्रेस को हाईलाइट करने में, उसकी डेफिशिएंसीज को, तो आपको एक तरफा समझ में आता है कि देखिए कांग्रेस में सब प्रॉब्लम है, जबकि कर्नाटका में बीजेपी में उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है। और इनफैक्ट कांग्रेस तो बेटर प्लेस है, कम से कम उसके पास सरकार है, उसके राष्ट्रीय प्रेसिडेंट कर्नाटका से आते हैं, उसके एमपीज बढ़ गए हैं कर्नाटका से। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस को हम क्लीन चिट दे रहे हैं, कांग्रेस कैन डू मच 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 बेटर, लेकिन बीजेपी की भी सिचुएशन। और आखिरी जो मैं छेड़ूंगा, गुजरात, जहां 2 खबरें पिछले 1 महीने में आई, एक बहुत दुखद घटना जो एयर इंडिया की हुई, लेकिन साथ साथ संकेत जो बाय इलेक्शन हुआ जहां आम आदमी पार्टी गोपाल इटालिया जीत गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि रिकॉर्ड सीटें लाने के बाद हिस्ट्री में गुजरात की बीजेपी एक बाय इलेक्शन हार जाती है, जबकि सिटिंग एमपी और सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, एक छोड़कर सारे एमपी आपके पास हैं, प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, सब गुजरात से, और आप बाय इलेक्शन हार जाते हैं। एकदम सही। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने चुटकी ले ली। जो मैंने हेडलाइन दी है इसमें वो यही है। हेडलाइन क्या है? आम आदमी पार्टी कह रही है, गोपाल इटालिया कह रहे हैं कि इंटरनल इनफाइटिंग विद इन द बीजेपी, इसने हमको जिता दिया। वो और आग में घी डाल रहे हैं। और सोचिए ये सब उस गुजरात में हो रहा है जहां पर आप 2022 में, जैसे कि आपने बोला, रिकॉर्ड, मतलब इतना अच्छा रिकॉर्ड बीजेपी का कभी नहीं रहा। कांग्रेस ऐसा राज्य जहां कांग्रेस 26 में से 1 एमपी की सीट लाकर ऐसे खुश हो रही थी जैसे क्या कर दिया हो हमने, क्योंकि इतना टफ राज्य बन गया है वो ऑपोजिशन के लिए। और एक आखिरी जो अभी बीजेपी की इनफाइटिंग, वहां पर बीजेपी की जो इनफाइटिंग है उसने, लेकिन कांग्रेस को नहीं, आम आदमी पार्टी को एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दी। इसमें क्या था, एक इंपोर्टेड कैंडिडेट थे जो डिफेक्ट होकर आए थे, वो नाराज हुए, बीजेपी का संगठन नाराज हुआ, इस सब कंफ्यूजन में ये बाय इलेक्शन हार गई बीजेपी। और एक आखिरी न्यूज आगे बढ़ने से संकेत जो मेरे नजर में आई 2-3 दिन पहले, एक आप ही के पुराने मित्र हैं अनुराग द्वारी, उनकी रिपोर्ट है मध्य प्रदेश की। मैं उनको बहुत फॉलो करता हूं मध्य प्रदेश के मुद्दों पर, मुझे लगता है बहुत बेहतरीन रिपोर्टर है, कि 1000 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया है। एक मध्य प्रदेश की महिला मंत्री हैं, ऐसा अक्यूज उनको किया जा रहा है। 1000 करोड़ का घोटाला मध्य प्रदेश जैसे राज्य। बिल्कुल। मध्य प्रदेश जैसा राज्य है, यहाँ तो व्यापम हो गया, यहाँ तो घोस्ट एम्प्लॉइज, मतलब क्या क्या स्कैम नहीं हुआ है। लेकिन संकेत मैं ये कह रहा हूं कि हुआ, लेकिन वो न्यूज कब बनी? व्यापम इतना बड़ा स्कैम है, व्यापम पर एक टीवी सीरीज बन गई। सोनी लिव पर अगर कोई देखना चाहे, एक बहुत बेहतरीन टीवी सीरीज है व्यापम स्कैम पर, लेकिन व्यापम पर कोई कार्रवाई तो होती हुई नहीं दिखी हमें। कौन जेल गया? कोई बहुत बड़ा आपको हाई प्रोफाइल अरेस्ट दिखा इसमें?
जबकि देश भर में लोग मर रहे थे, कोई किसी राज्य में कोई तो मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में ही व्यापम दब गया। हाँ, पर ये सामने बिल्कुल बिल्कुल। अब ये तो हमने संगठन की बात कर दी, और कुछ आप, और इस पर मैं एक बस लास्ट चेरी ऑन टॉप बता दूं कि ये इतनी मजबूत पार्टी है, इतनी मजबूत अपने आप को बताने वाली पार्टी है कि अभी तक नेशनल प्रेसिडेंट कौन बनेगा उसका फैसला नहीं हुआ है, और तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं, पहले स्टेट्स के हो जाएं, सब कुछ हो जाए। पॉइंट इज, हम जानते हैं बीजेपी को अगर फैसला लेना होता है तो यूं फैसला भी ले सकते हैं, और लिए हुए हैं, इतिहास में हमने देखा है। अमित शाह से जब जेपी नड्डा बने तो वो फैसला स्विफ्ट था, उसमें बहुत ज्यादा आपको वो तकलीफ वाली बात नहीं दिखी थी, इस बार दिख रही है। तो ये तो हो गई संगठन की बात। अब आते हैं बाकी दो पर। संघ के बारे में बात करना चाहेंगे या सरकार? संगठन में एक बात जोड़ दो, जो मध्य प्रदेश वाला है, ये एक एक्यूजेशन है, अभी हमें नहीं पता ये सत्य है या नहीं, पर ये एक्यूजेशन ही बाहर आना, इसका चाहे ब्यूरोक्रेसी से आ रहा है, चाहे वो इंटरनल पार्टी से आ रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी न्यूज है। जो आपने कहा मैं उसमें बस जोड़ रहा हूँ डिसिप्लिन वाली बात। जी बिल्कुल। जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप जो दूसरे दो स हैं उसमें से कौन से स पर आप ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे, संघ या सरकार? संघ बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत संघ से अहम तो है। रिश्ते सुधरे ना, 2024 में तो थोड़े से गड़बड़ाए थे जब ये कहा गया था कि अब हमें संघ की जरूरत ही नहीं है। तो अब तो उसके बाद तो रिश्ते सुधरे हैं ना, तो गड़बड़ कहाँ है? तो संघ ने बोला ठीक है, आपको हमारी जरूरत नहीं है तो 240 पे आ जाइए, और फिर संघ की जरूरत पड़ी तो हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली संघ ने घुमा दिया बीजेपी के लिए। लेकिन यही तो मैं कह रहा हूं कि साल भर में अब संघ साथ आ गया है ना। संघ साथ आने का एक कॉस्ट है, एक प्राइस है कि इतने महीने हो गए, आपने अभी तक बीजेपी प्रेसिडेंट नहीं चुना, क्यों नहीं चुना, अभी तक बात चल रही है। अच्छा, उसके बाद एक तरफ आप कहते हैं हम कास्ट सेंसस करेंगे, हम अंबेडकर जी की लेगेसी पे चलेंगे, बीजेपी पार्टी, और संघ कह देता है कि सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में होना ही नहीं चाहिए। और फिर उसे कांग्रेस पार्टी कहती कि ये तो संविधान बदलने की बात हो रही है आरएसएस के द्वारा। और ये जो संघ और बीजेपी, इनके बीच जो रिश्तों का रीसेट है, ये मुझे लगता है बहुत अहम बैकडोर डेवलपमेंट है इनकी पार्टी पॉलिटिक्स में। और इस रीसेट की वजह से भी काफी कंफ्यूजन और काफी हमें इनएक्टिविटी दिखती है। अभी जब ये हुआ, ये सेक्युलरिज्म सोशलिज्म वाला जो ये पूरा वसाबले जी ने बोला, तो शिवराज सिंह चौहान जो भी कैबिनेट में है वो सपोर्ट करने लगे उस बात को। बट आई एम नॉट श्योर हाउ कंफर्टेबल द बीजेपी टॉप लीडरशिप विल बी, गिवन कि बिहार में चुनाव है। आप सोशलिज्म पर कैसे कह सकते हैं, वो तो सोशलिज्म का गढ़ है वो। इससे आपका अपर कास्ट वोट तो मजबूत होगा, लेकिन वो ईबीसी वोटर, वो दलित वोटर, हमने इस पर भी एक शो किया है पिछले इसी हफ्ते, वो वोटर आपसे कैसे उत्साहित होगा अगर आप कहेंगे सोशलिज्म हमारे संविधान में बिलोंग ही नहीं करता। और मुझे याद आता है 2015 का वो इंसिडेंट जब मोहन भागवत ने कहा था हम संविधान को रिव्यू करेंगे रिजर्वेशंस के लिए। बिहार चुनाव से पहले ही ये बात हुई थी। तो उससे एक अलग ही नैरेटिव बना था। खैर, कहने का मतलब है कि ये जो रीसेट हो रहा है, इसमें जो पॉजिटिव निकले, जो चर्निंग, इसे मंथन बोलेंगे, जो पॉजिटिव निकले हैं बीजेपी के लिए, वो ये कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में आपने सरकारें बनाई। हरियाणा में तो खैर मैं फिर मानता हूं, मैं ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह बोलूंगा, इट वाज गिफ्टेड बाय द कांग्रेस। महाराष्ट्र में आरएसएस ने भूमिका निभाई, हालांकि महाराष्ट्र का चुनाव और कारणों की वजह से संदेह में है, वो मेरी कैपेसिटी नहीं है डिस्कस करने की। दिल्ली का चुनाव में आरएसएस ने भूमिका निभाई, वरना केजरीवाल जैसे व्यक्ति को, आम आदमी पार्टी जैसी जुझारू पार्टी को अपने गढ़ में हराना कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है ये बीजेपी के। तो ये तो थे पॉजिटिव्स जो संघ की वजह से बीजेपी को मिले, लेकिन जो प्राइस पे करना पड़ रहा है बीजेपी को कि क्या उसकी टॉप लीडरशिप आज उतनी इफेक्टिव है, उसको क्या हर बात के लिए संघ से कंसल्टेशन ज्यादा करनी पड़ रही है। पहले भी करते तो थे, लेकिन क्या ज्यादा करनी पड़ रही है। मुझे लगता है अगर आप पिछले एक साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा कि हाँ, कुछ बदलाव आया है इस पूरे प्रोसेस में।
तो ये था चैप्टर नंबर 2 विच इज तंग, और आखिरी चैप्टर सरकार। हाँ बोलिए। देखिए संकेत, इस पर हमने एक शो किया था, मुझे लगता है पिछले महीने की मोदी जी की रेटिंग पर हमने एक शो किया था, और तभी मैंने आपसे कहा था कि एनडीए 1 एनडीए 2 अपने पहले एक साल में बहुत बड़े बड़े फैसले ले चुकी थी इस समय तक। एनडीए 1 में स्वच्छ भारत और कई ऐसे पॉलिसीज आ गई थी। एनडीए 2 में चाहे आपको पसंद हो या ना हो, कश्मीर का मुद्दा, सीए एनआरसी का मुद्दा, इस पर सरकार ने मन बनाया था। इस पिछले एक साल में मुझे बस 2 ही चीजें दिखती हैं। एक कास्ट सेंसस, जिसको तो एक्चुअली यू टर्न माना जाएगा कि बीजेपी उसके अगेंस्ट थी, आरएसएस बीजेपी का इकोसिस्टम उसके अगेंस्ट था, बट वो मान गए उस बात। और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर, जो मुझे लगता है कि वो गर्मी पैदा नहीं कर पाया, वो जोश पैदा नहीं कर पाया जो पुलवामा के समय पैदा हुआ था। उसमें चाहे सीज फायर का हो, चाहे ये बात हो कि हमारे कितने विमान गिरे। अभी जो स्टेटमेंट आई हमारे ही डिफेंस के एक ऑफिसर ने, मेरे ख्याल इंडोनेशिया से एक स्टेटमेंट आई कि हम तो ठीक से कर नहीं पाए क्योंकि पॉलिटिकल कंपल्शंस थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर भी इतना बड़ा कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं बन पाया जो शायद बीजेपी चाहती होगी। देखिए, जब वो हो रहा था ऑपरेशन, तो हम सब भारतीय होने के नाते साथ थे सरकार के, हमने समर्थन किया, लेकिन अब हम उसके पॉलिटिकल इफेक्ट समझ रहे हैं, और उसके पॉलिटिकल इफेक्ट्स मुझे लगता है कि इतने कोई बहुत स्ट्रांग रहे हैं, गिवन कैसे सीज फायर इंप्लीमेंट हुई, गिवन कैसे अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि डैमेज हमारा कितना हुआ, उनका कितना हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मुझे लगता है कि ये, और दूसरी बात, पहली बार क्या कोalition सरकार चला रहे हैं, इसलिए मुझे मोदी जी भी इतने एक्टिव नहीं दिखते, अब एट द फोर फ्रंट इतने नहीं दिखते हैं। तो एक्टिव और कितने एक्टिव हो जाएं? जिस तरीके से पॉलिसी इनिशिएटिव, कितने देशों का वो दौरा कर रहे हैं, इधर हाँ, तो मैं घूम रहे हैं। मैं उसको डोमेस्टिक पॉलिसी में इनएक्टिव नहीं मानता, एक्टिव नहीं मानता, क्योंकि अगर आप डोमेस्टिक पॉलिसी के मुद्दे देखें, आज क्या है, हमारे पास भयंकर अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है, हमारे शहरों की गवर्नेंस पर ध्यान ही नहीं है किसी का, पर्यावरण के मुद्दे हैं। तो ये तो एकदम आइडियल चीजें हैं, प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा व्यक्तित्व है कि टू कैच द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, और कुछ ऐसी पॉलिसीज लाएं जिससे सही में एक विजिबल डिफरेंस लगे, बट मुझे वो इतने प्रेजेंट अब नहीं दिखते। अमित शाह शायद ज्यादा एक्टिव दिखते हैं मुझे, आरएसएस दिखता है कि हाँ भाई ज्यादा इन्वॉल्व है स्ट्रक्चर्स में, बट आई डोंट नो व्हाट द रीजन इज। क्या वो थर्ड टर्म के प्रधानमंत्री हैं, थोड़े वेरी हो गए हैं, या क्या वो एक अलायंस की सरकार चलाना उनको मजा नहीं आ रहा, मैं नहीं जानता। जैसे बिहार का उदाहरण लीजिए, बिहार में आपको नीतीश कुमार को अब लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि केंद्र की सरकार उन पर निर्भर है। इन एन आइडियल सिनारियो बीजेपी 25 तक तैयार हो जाना चाहती थी कि हम खुद बिहार चुनाव लड़ेंगे। अब तो अलायंस का कंपल्शन है ना केंद्र में भी। तो मैं ये देख रहा हूं कि फ्रॉम ये 3 दिशाओं से अगर हम बीजेपी को देखें, तो ये बीजेपी प्री 2024 वाली बीजेपी मुझे नहीं दिखती। 3 तरफ से घिरी हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन ये जो सरकार पर आप कह रहे हैं कि सरकार के कंपल्शंस या कमजोरी, जैसे बाकी दोनों केसेस में, यहाँ पर तो देखिए एक ऑपरेशन सिंदूर किया ना, उसको किस तरीके से सीज फायर कर दिया, उसके लिए सवाल बहुत सारे लोगों ने, सरकार के समर्थकों ने ही उठाया। इसके अलावा ऐसा क्या है पॉलिसी डिसीजन जो कि सरकार नहीं ले रही है, क्योंकि डिसीजंस तो लिए ही जा रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बजट में दिल्ली चुनाव से एकदम पहले इनकम टैक्स, मिडिल क्लास को इनकम टैक्स का बोनांजा, ये अपने आप में एक पॉलिसी डिसीजन था। तो इसको पॉलिसी पैरालिसिस की तरह प्रस्तुत किस तरीके से किया जाए, ये कमजोरी कैसे देखी जाए, क्योंकि जो फैसला लेना है वो लिया जा रहा है। All executive decisions are being taken, but they are very routine. 2014 में जब प्रधानमंत्री आए थे, एक होप की लहर थी, तो क्या लाए वो क्या बुके ऑफ पॉलिसीज लाए हमारे सामने, आप ध्यान दीजिए इस पे। स्वच्छ भारत, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास, जो कि पहले इंदिरा आवास था, उसको प्रधानमंत्री आवास करके उसका स्ट्रक्चर बदल दिया गया। हाँ, फाइनेंशियल रेवोल्यूशन आई संकेत,
यूपीआई के माध्यम से, है ना। इसमें मुझे लगता है कि लेट्स नॉट क्रिटिसाइज फॉर द हेक ऑफ इट, जो काम किया गया वो किया गया, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो किया गया, है ना। अप्रिशिएटिंग। हाँ। ये सारी चीजें जो मैंने गिनवाई और इसके बियॉन्ड भी चीजें हुई, ये सब किया गया, ये सब हुआ। अब 19 में आते हैं। 19 में आप आए, आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखते हुए कश्मीर पर फैसला लिया, आपने सीए एनआरसी पर फैसला लिया, फिर कोविड आया। कोविड में आपके क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन आपने राशन पहुंचाया, आपने वैक्सीन का प्रोग्राम चलाया, चलिए ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है कि भाई एक क्राइसिस का माहौल है, उसमें आप कितना ही कीजिएगा। फिर हम चले जाते हैं 22-23 में। 23 में जो महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हुई, आपको याद होगा, G20 हुआ भारत में। मैं ये नहीं कह रहा इस सब से क्या लाभ हुआ एक्सेट्रा, मैं उसका एनालिसिस नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कम से कम ये चीजें हो रही थी आपके सामने, एक विजिबल आउट ऑफ द बॉक्स कुछ दिख रहा था कि कुछ नया हो रहा है ना, कुछ नया हो रहा है या कुछ पुरानी चीजों को बदला जा रहा है। आप 24 में आइए, मैं फिर रिपीट करूंगा संकेत, आज की तारीख में बेरोजगारी का प्रॉब्लम है, जो कि हमने इस पर एक शो किया था पिछले साल, कि आपको आंकड़े में नहीं दिखेगा 6-7% के बेरोजगारी दर में, लेकिन वो आपको क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है भारत। पर्यावरण के इतने सारे मुद्दे हैं, मतलब रोज आप देखिए, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे अरावली हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे आप कोई भी राज्य पकड़ लीजिए, जिस तरीके से जंगल की कटाई हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, अर्बन गवर्नेंस मोटा मोटी मैं कहूंगा, इस पर अगर हम जानते, पर्चा लीक पर राज्य सरकारें नहीं लगाम लगा पा रही हैं, तो केंद्र सरकार क्या केंद्र सरकार इंटरवीन करके कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन नहीं इंश्योर कर सकती कि ये सब मुद्दे, चाहे वो स्टेट के हो चाहे वो सेंटर के हो, इन पर अटैक किया जाए। मुझे वो ऊर्जा मिसिंग दिखती है, मुझे ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मिसिंग दिखती है। अब जो आपने इनकम टैक्स का फैसला बताया, मैं उससे अग्री करता हूं, लेकिन वो एक पॉलिसी मेजर है जो हमेशा से हमें पता था हमारे पास है, वो बस कब लेना है वो डिसीजन था, वो ले लिया। कास्ट सेंसस आपको पॉलिटिकली करवाया गया, लेकिन आपके अपने इनिशिएटिव से इस बार का मुझे अब एक हेडलाइन पॉलिसी बता दीजिए कि हाँ ये मोदी जी का ये अब तो सारे चुनाव उस पे चल रहे हैं, डीबीटी पे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, 2100 रुपए दे दो महिलाओं को, चुनाव जीत जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग वैल्यू नहीं करते अच्छी गवर्नेंस को, इसका मतलब ये है कि लोग गवर्नेंस से इतने हताश हो गए कि वो कह रहे चलो ये तो मिल रहा है, ये ले लो, कोई बात नहीं, और वोट दे दो। अब थोड़ा घूमिए झारखंड, हरियाणा, मुझे जाने का सौभाग्य मिला पिछले साल, इस साल मैं बिहार जाने का सोच रहा हूं। सड़कों की प्रॉब्लम, बेरोजगारी की प्रॉब्लम, बिजली की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, इलीगल सैंड माइनिंग, इलीगल माइनिंग जनरली, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। नदियां प्रदूषित हो रही हैं। ऐसा नहीं है लोग नहीं चाहते चीजें फिक्स ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो विश्वास जो जगाया था मोदी जी ने 14 के बाद कि भाई हाँ अब हम कुछ डिसरप्टिव करेंगे, वो डिसरप्शन कम हो गई, लेट्स पुट इट दिस वे, और रूटीन गवर्नेंस हो रही है। तो इसलिए सरकार पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये कहना है कि वो कम हो गई है फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्टैंड पॉइंट, कि सरकार उस तरीके के वो फैसले नहीं ले रही, इमेजिनेटिव नहीं लग रही मुझे। अब ये देखिए, ये आपका एक असेसमेंट है, ये आपका एक ओपिनियन है, मतलब ये इसको चैलेंज भी किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कोई लोग होंगे वो उठा करके 25-30 चीजें गिना देंगे कि देखिए इतने इतने काम हुए। अभी जब 11 साल हुए मोदी सरकार के, तो पूरे ऐड में 10-15 चीजें लिखी हुई थी नीचे, उसमें से कुछ पुरानी थी, कुछ नई थी, लेकिन सरकारें अपनी उपलब्धि गिनाती है। खैर, अब ये कार्तिकेय बत्रा के जो असेसमेंट है 3 फ्रंट पर, बीजेपी की कमजोरी या फिर उनका कंपल्शन, संघ, सरकार, और तीसरा क्या था, संगठन, संघ और सरकार। आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि बीजेपी इन 3 फ्रंट्स पर जितनी शक्तिशाली दिखाती है अपने आप को, दरअसल उतनी शक्तिशाली है नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। डॉक्टर बत्रा, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। दर्शकों आपका भी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।